दोस्तों नमस्कार। इकोनॉमिक्स की सीरीज में हम कल पढ़ रहे थे बजट के बारे में और हमने कहा था कि आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बजट, बजट की संरचना। तो देखो भाई, आज क्या देखना है? आज देखना है बजट की संरचना। एक बजट में मुख्य रूप से क्या होता है और किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बजट का निर्माण होता है, आइए उसको देखते हैं। तो बजट में दो अकाउंट होते हैं। एक को हम कहते हैं राजस्व खाता। क्या कहेंगे? राजस्व खाता, रेवेन्यू अकाउंट। और दूसरे को कहते हैं पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। अब ये जो राजस्व खाता है, इसमें दो चीजों को हम शामिल करेंगे और इस पूंजी खाते में भी हम दो चीजों को शामिल करेंगे। राजस्व खाते में क्या होगा? राजस्व खाते में होगा राजस्व की प्राप्ति, राजस्व की प्राप्ति। और दूसरा क्या होगा? राजस्व का व्यय। तो राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, क्लियर? और पूंजी खाते में क्या होगा? पूंजी प्राप्ति और पूंजी व्यय। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वहां पे कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। बजट की संरचना में हम दो तत्वों को शामिल करेंगे। एक को कहते हैं राजस्व खाता, दूसरे को कहते हैं पूंजी खाता। राजस्व खाता किन चीजों से मिलकर बना है? राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। जाहिर सी बात है कि कुछ आय होगा, कुछ व्यय होगा, तो जो हमें राजस्व के रूप में प्राप्त हो रहा है उसे हम राजस्व प्राप्ति कह रहे हैं, और जो हमारा राजस्व के रूप में व्यय हो रहा है उसे हम राजस्व व्यय कह रहे हैं। इसी तरीके से पूंजी खाता में भी दो चीजें, पूंजी प्राप्ति और पूंजी व्यय। ठीक है, अभी इसको हम विस्तार से देखेंगे, दोनों में कैसे अंतर करेंगे, क्या दोनों में समानता है, क्या अंतर है, हम सबको एक एक तरीके करके समझेंगे। अब देखो, जो राजस्व प्राप्ति है ये दो प्रकार से हो सकती है। एक को हम कहते हैं कर राजस्व। कर राजस्व मतलब टैक्स रेवेन्यू, जो हमें कर के रूप में प्राप्त हो रहा है। और दूसरा क्या हो सकता है? गैर कर राजस्व। ठीक है, और राजस्व व्यय भी दो प्रकार से हो सकता है। एक को हम कहते हैं योजनागत, एक को हम कहते हैं योजनागत राजस्व व्यय, और दूसरे को कहते हैं गैर योजनागत राजस्व व्यय। क्लियर? इसी तरीके से पूंजी प्राप्ति भी दो प्रकार से हो सकती है। कैसे? आपने किसी को ऋण दिया हुआ है तो ऋण की वसूली करके आप पूंजी को प्राप्त कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? यदि कोई परिसंपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, तो उसे बेच भी सकती है गवर्नमेंट, तो उसकी बिक्री से उसे जो पैसा मिलेगा वो भी क्या कहलाएगा? पूंजी प्राप्ति कहलाएगी। ठीक है, क्लियर?
और क्या हो सकता है, आप उधार भी ले सकते हैं। देखिए, ये ऋण की वसूली और ये उधार दोनों में फर्क क्या है। आपने किसी को पैसा दिया था, आपने उससे पैसा वापस ले लिया, इसे कहते हैं ऋण की वसूली। यह भी पूंजी प्राप्ति का ही भाग है। और आपको पैसे की आवश्यकता है, आपने किसी से पैसे उधार ले लिए, ये भी पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा, पूंजी व्यय, तो पूंजी व्यय भी वही है, योजनागत पूंजी व्यय, और दूसरा गैर योजनागत पूंजी व्यय। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, नोट कर लीजिए। एक बार फिर से बता रहा हूं, लिख लीजिए। बजट की संरचना में हम दो तत्वों को शामिल करेंगे, राजस्व खाता और पूंजी खाता। राजस्व खाता में राजस्व की प्राप्ति और राजस्व का व्यय, पूंजी खाता में पूंजी की प्राप्ति और पूंजी व्यय। राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत दो चीजें शामिल होंगी, कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व। और राजस्व व्यय में दो चीजें शामिल होंगी, योजनागत राजस्व व्यय, गैर योजनागत राजस्व व्यय। ठीक है, पूंजी प्राप्ति में भी तीन चीजों को हम शामिल करेंगे, ऋण की वसूली, दूसरा परिसंपत्ति की बिक्री, तीसरा उधार। पूंजी व्यय में हम दो चीजों को शामिल करेंगे, योजनागत पूंजी व्यय और गैर योजनागत पूंजी व्यय। अब एक बार इसको देखिए, पूंजी प्राप्ति में ये जो तीन चीजें लिखी गई हैं, ये ऊपर की दो चीजें, ये एक प्रकार की है और ये दूसरे प्रकार की है। ठीक है, इसको समझेंगे भी क्या होता है ये। अब कुछ थोड़ा सा फैक्ट लिख लेते हैं। देखिए, 2017-18, कितना, 2017-18, इसके पहले सरकार के व्यय की दो मदें होती थी। क्या होती थी, दो मदें होती थी। वो मद कौन कौन से थे, वो मद थे योजनागत व्यय और दूसरा गैर योजनागत व्यय। ठीक है, 2017-18 से बजट की थीम क्या है, बजट की थीम है टेक इंडिया, TEC, टेक इंडिया। टेक इंडिया मतलब T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, E फॉर एनर्जी और C फॉर क्लीन। ठीक है, 17-18 से ही एक बात और हो गई, क्या हो गई, वो
रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया या विलय कर दिया गया। पहले रेल बजट अलग पेश किया जाता था और आम बजट अलग पेश किया जाता था, लेकिन 2017-18 से रेल बजट को समाप्त करके रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया। ठीक है, 2017-18 से एक बात और हुई, वो क्या थी? पहले जो 28 फरवरी को बजट पेश करते थे, वह बजट की तारीख क्या हो गई? 1 फरवरी। अब बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को। क्लियर? क्लियर। चलिए ठीक है, देख लीजिए उसको। आपके लिए एक प्रश्न है कि किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया? आपको उस समिति का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, आइए देखते हैं राजस्व और पूंजी, ये दोनों क्या है? देखिए, यहां लिखेंगे राजस्व और यहां लिखेंगे पूंजी। आप समझिए कैसे आप पता करेंगे कि हमें जो मिला है ये राजस्व आय है कि ये पूंजी आय है। ठीक है, हमें ये राजस्व की प्राप्ति है कि पूंजी की प्राप्ति है, ये राजस्व व्यय है कि ये पूंजी व्यय है। समझिए एक बार इसको एक बार। तो सबसे पहले आय प्रकृति, दूसरा दायित्व लायबिलिटी, तीसरा समय अवधि। हम इन 3 मानकों पर इनको देखेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि ये राजस्व है कि पूंजी है। ठीक है, देखो भाई, जो चीज हमें नियमित अंतराल पे मिलता रहता है, जो चीज हमें नियमित अंतराल पे मिलता रहता है, वो हमारी आय है। क्या है? आय। लेकिन जो एक बार एक मुश्त मिलेगा लॉटरी की तरह, वो आय नहीं है। जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आपको 100 रुपए रोज मिल रहा है, दिस इज योर इनकम। आप कहीं पे काम कर रहे हो, आपको 1 लाख रुपए हर महीने मिल रहा है, दिस इज योर इनकम। ठीक है, लेकिन आपने यदि कहीं से 1 करोड़ रुपए आपको मिल गया, 1 करोड़ कहां से मिलेगा? कहीं से भी मिल सकता है। आपने केबीसी में कोई इनाम जीत लिया, आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, आपने कुछ कर दिया, तो मान लो आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच दी तो आपको मिल गया 10 करोड़। 10 करोड़ कितनी बार मिलेगा? एक बार मिलेगा। तो ये क्या है? ये आपकी पूंजी है। मतलब जो धन हमें नियमित अंतराल पे मिलता रहेगा वो हमारी आय है, और जो हमें एक ही बार मिलेगा वो हमारी पूंजी है। ये साधारण सा डेफिनेशन है। तो जो राजस्व होगा ये आय जैसा होगा,
इसका नेचर कैसा होगा? इनकम। लेकिन जो पूंजी होगा ये आय नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पूंजी हमें नियमित अंतराल पे नहीं मिल रहा है। यदि हमें नियमित अंतराल पे मिलता तो ये क्या होता? ये राजस्व होता, ठीक है। दूसरी बात, राजस्व के साथ जब आपको कुछ राजस्व की प्राप्ति होगी तो क्या आपको कोई दायित्व मिलेगा? देखो दायित्व क्या है, समझो इस बात को। मान लो आपने कहीं पे काम किया, बदले में आपको क्या मिला? पैसा, ठीक है। क्या इस व्यक्ति ने आप पे एहसान किया? नहीं। क्या आपको ये पैसा वापस करना है? नहीं। एहसान भी नहीं किया, वापस भी नहीं करना है। मतलब इस पैसे को लेकर आपके ऊपर कोई दायित्व तो नहीं है। क्या आपको ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। ये पैसा आपको मिला कहां से है? ये पैसा आपको काम के बदले मिला है, ठीक है। आप काम न करते, आपको पैसा न मिलता, तो आपको इस पैसे के बदले ना तो आपको ये वापस करना है, ना तो कोई ब्याज का भुगतान करना है, और ना तो कोई एहसान है, कोई उपकार भी नहीं है, क्योंकि आपने काम करके पैसे लिए हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इस पैसे के साथ किसी प्रकार का दायित्व तो नहीं है, लायबिलिटी नहीं है। तो राजस्व क्या है? ये अपने साथ दायित्व लेकर नहीं आता। आप नौकरी कर रहे हैं, आपको वेतन मिल रहा है, वेतन नियमित अंतराल पर मिल रहा है। सरकार आपको पर एहसान कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। सरकार आपसे वो पैसा वापस लेगी ब्याज समेत? कोई वापस नहीं लेगी। आपको पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप काम कर रहे हैं। लेकिन पूंजी के साथ ऐसा नहीं है। पूंजी के साथ क्या होगा? दायित्व होगा। आपने बैंक से कहा, बैंक भैया हमको 100 करोड़ का लोन दे दीजिए, तो बैंक ने कहा ठीक है, हम आपका इंतजार कर रहे थे, आइए ले जाइए। तो बैंक आपसे बदले में ब्याज लेगी, वो आपको वापस करना पड़ेगा, और साथ में क्या है? एहसान भी है, ठीक है। एहसान कैसे है? बैंक इस बात का प्रचार करेगी। क्या प्रचार करेगी? कि हम सबसे सस्ता लोन देते हैं अपने ग्राहकों को, सबसे जल्दी देते हैं, कोई पेपर वर्क नहीं कराते, कुछ नहीं कराते, कुछ बंधक नहीं रखते। ये सब क्या है? ये बैंक का विज्ञापन तो है ही, इसके साथ साथ वो बताने का प्रयास करता है कि हम अपने ग्राहकों का कितना भला कर रहे हैं, कितना एहसान कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात, क्या इसमें कोई समयावधि होगी? हाँ, तो इसमें समयावधि होगी, लेकिन यहाँ पूंजी में समयावधि नहीं होगी, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। अभी थोड़ा सा इसमें एक बात और समझिए। बात आता है पूंजी और पूंजी नहीं, इसको ऋण लिखते हैं। बात आती है ऋण और ब्याज की। क्या बात आती है? ऋण और ब्याज की। देखो, मान लो आपने किसी को 1000 रुपये उधार दिया, बदले में वह आपको 50 रुपये हर महीने ब्याज के दे रहा है। कितना दे रहा है? 50 रुपये हर महीने। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। आपने कितना दिया? 1000 रुपये। आपको कितना मिल रहा है हर महीने? 50 रुपये ब्याज, 50 रुपये ब्याज। तो यह पैसा आपने एक बार दिया, और यह पैसा आपको एक ही बार में वापस होगा। एक ही बार वापस होगा।
2 बार तो वो करेगा नहीं, वो 3 बार तो करेगा नहीं कि चलो आज 1000 ले लो, फिर अगले दिन फिर 1000 ले लो, फिर 1000 ले, ऐसा तो नहीं है। तो ये वन टाइम ट्रांजेक्शन है। आपने एक बार दिया 1000, आपको वो 1000 ही वापस करेगा। तो ये क्या है, ये पूंजी है, पूंजी प्राप्ति या पूंजी व्यय। आपने एक बार दिया तो पूंजी व्यय हुआ, आपको एक बार में वापस होगा तो ये पूंजी प्राप्ति है। लेकिन ये जो हर महीने ये 50 रुपए दे रहा है आपको, ये राजस्व प्राप्ति है। क्या है? राजस्व प्राप्ति है। राजस्व प्राप्ति क्यों है? क्योंकि इस 50 रुपए के बदले, ध्यान से देखना, ये 50 रुपए आपको एक बार मिल रहा है कि हर महीने मिल रहा है? हर महीने मिल रहा है। तो ये आपको हर महीने मिल रहा है, नियमित अंतराल भी मिल रहा है, ठीक है। एक इसकी समयावधि भी होगी और इसके साथ कोई दायित्व भी आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो एक ही प्रकार का पैसा है, लेकिन उसको प्राप्त करने के ढंग ने एक को पूंजी प्राप्ति बना दिया, एक को राजस्व प्राप्ति बना दिया। बैंक अगर आपको 5 लाख रुपए का लोन दे रही है तो बैंक को प्रति महीने कुछ उस पर अतिरिक्त ब्याज मिल रहा है। तो जो बैंक को ब्याज मिल रहा है वो बैंक के लिए आय है। क्यों? क्योंकि आप उसे नियमित अंतराल पर दे रहे हैं, उसकी एक फिक्स समयावधि है, उस पर कोई लायबिलिटी भी नहीं है। और जो 5 लाख का लोन आप उसको वापस करेंगे वो क्या है? वो उसकी आय नहीं है, वो तो उसका पैसा था ही, वो कहाँ उसकी आय हुई, ठीक है। इस तरीके से क्लियर। एक बात को और समझ लीजिए, ये सब ऐसी बातें हैं छोटी छोटी जो इस चैप्टर में आगे समझने के लिए आपको बड़ा फायदा करेगा। जब बात आएगी कि राजस्व व्यय है, पूंजी व्यय है, राजस्व आय है, पूंजी आय है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप उसको समझ सकते हैं, छोटे छोटे उदाहरणों से समझ सकते हैं। देखो ध्यान से, एक होता है ऋण और एक होता है अनुदान। ये है ऋण और ये है अनुदान। देखो ये क्या है भैया, समझो इस बात को। एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है रामू काका। कौन व्यक्ति है? रामू काका। रामू काका ने आपसे कहा कि मुझे 5000 रुपये कर्जा दे दीजिए। क्या दे दीजिए? कर्जा। 5000 रुपये ऋण दे दीजिए, 5000 रुपये उधार दे दीजिए। तो रामू काका को 3 बातों का ध्यान देना पड़ेगा। पहला, ये 5000 उन्हें वापस भी करना है। दूसरी बात, हो सकता है उन्हें 5000 रुपये पर ब्याज भी देना पड़े, ठीक है। तीसरा, एहसान मानना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल मानेंगे। भैया आप अगर टाइम पे पैसा न दिए होते तो हमारे बचवा का एडमिशन न हुआ होता। तो आपने 5000 रुपये उनको दे दिए रामू काका को, ये पैसा इन्हें वापस भी करना है, ब्याज भी हो सकता है लौटाना पड़े। यदि आपने कह दिया कि ठीक है हम ब्याज नहीं लेंगे, तभी मूलधन तो लौटाना ही पड़ेगा। और ये एहसान तो है ही, उपकार। यदि हम अर्थशास्त्र में एहसान को न गिने तब भी वो 2 ऊपर की चीजें रहेंगी। हमारा मतलब मुख्य रूप से पैसे से है, तो हम एहसान
उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो क्या हुआ। एक दिन आपके अंदर बहुत प्यार उमड़ रहा था, बड़ी करुणा उमड़ रही थी। आपने इनको बुलाया रामू काका को और क्या बोल दिया कि आपका जो कर्जा है ये माफ हो गया। तो जैसे ही आप किसी कर्जा को माफ करते हैं तो वो जो ऋण होता है वो अनुदान में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा? अनुदान में। ये 5,000 रुपये जो अभी तक ऋण था ये क्या हो गया? ये अनुदान हो गया। क्या हो गया? अनुदान। और जब आप किसी को अनुदान देते हैं तो अनुदान वापस नहीं किया जाता। जब अनुदान ही वापस नहीं होगा तो ब्याज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। आपने सुना होगा, पेपर वगैरह में पढ़ते हैं, सरकार ने यक्स सेक्टर को 1,000 करोड़ का अनुदान दिया। ठीक है। ये अनुदान क्या है? ये मंदिर के बाहर अगर कोई व्यक्ति भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहा है और आपने उसको भगवान के नाम पर 100 रुपये दे दिए तो क्या आप 100 रुपये उसे वापस मांगोगे? नहीं। वो क्या है? वो अनुदान है, आपने दे दिया। ठीक है। ना तो आप वो 100 रुपये उससे वापस मांगोगे, ना तो उससे हिसाब लोगे कि लाओ भाई जरा बताओ तो तुमने 100 रुपये का क्या क्या किया। नहीं, आपको उससे मतलब नहीं है। ठीक है। आइए एक बात को और थोड़ा समझ लेते हैं यहीं पे। राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति ये कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की। एक को हम कहते हैं कर राजस्व और एक को हम कहते हैं गैर कर राजस्व। कर राजस्व 2 प्रकार का हो सकता है। एक को हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। दूसरे को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या है? निगम कर, आयकर और क्या हो सकता है? उपहार कर आदि आदि। जब आपको टैक्सेशन पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। क्लियर? अप्रत्यक्ष कर में पहले बहुत सारे थे, इस समय जो हमें पढ़ना है वो है केवल जीएसटी। ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। गैर राजस्व व्यय में देखो क्या है, सॉरी गैर कर राजस्व में क्या है। राजस्व प्राप्ति को हमने 2 भागों बांटा था,
एक को हमने कहा कर राजस्व, एक को हम कह रहे हैं गैर कर राजस्व। तो गैर कर राजस्व में क्या है? ब्याज की प्राप्ति, ब्याज की प्राप्ति। दूसरा, अगर कोई सरकार की कंपनी है तो कंपनी का लाभांश, ठीक है। और क्या है? सरकार को अगर कहीं से अनुदान मिल गया तो ये भी गैर कर राजस्व होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? यदि सरकार की कोई कंपनी है तो कंपनी का जो लाभ होगा वो भी गैर कर राजस्व के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजस्व प्राप्ति में दो पक्ष, एक को हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, कर राजस्व, और दूसरे को कहते हैं गैर कर राजस्व। कर राजस्व दो प्रकार के, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इसी तरीके से गैर कर राजस्व में मुख्य रूप से चार चीजें हैं। ब्याज की प्राप्ति, सरकार ने अगर किसी को उधार दिया हुआ है तो उस उधार के बदले जो ब्याज मिलेगा सरकार को, वह उसका गैर कर राजस्व होगा। सरकार की कोई कंपनी है तो कंपनी का जो लाभ होगा या जो उसका लाभांश होगा वो भी गैर कर राजस्व के अंतर्गत आएगा। तीसरी बात, अनुदान प्राप्ति, ठीक है। चलिए, सरकार को कहीं से अगर अनुदान मिल गया तो वो भी इसी का पार्ट होगा। अब वही आगे देखते हैं। अगली बात है राजस्व व्यय। और राजस्व व्यय में योजना पर राजस्व व्यय और दूसरा योजना से इधर राजस्व व्यय, ठीक है। अब योजना पर राजस्व व्यय देखो क्या है, और योजना से इतर राजस्व व्यय क्या है। मान लो सरकार का एक कार्यक्रम है मेक इन इंडिया, तो ये क्या है भैया? ये योजना पर राजस्व व्यय है। लेकिन अगर सरकार जो है ये किसी को योजना से इतर किसी पर अगर राजस्व व्यय कर रही है तो ये क्या है? ये देखो अनुदान हो सकता है। सरकार किसी को अनुदान दे दे, या सरकार खुद जो है ब्याज का भुगतान करे। सरकार के पास सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है ये क्या है? ये भी योजना से इतर राजस्व व्यय है। सरकार पेंशन बांट रही है तो ये क्या है? ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। सरकार सब्सिडी बांट रही है, ये भी इसी में आएगा। बेरोजगारी भत्ता, ये भी इसी में आएगा। तो कोई भी सरकार अपने राजस्व व्यय को कम से कम करना चाहती है। ध्यान से देखिए, राजस्व व्यय अगर कम करना है तो इसमें कमी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये योजना पे खर्च हो रहा है। तो कम कहाँ कर सकते हैं? यहाँ कम कर सकते हैं।
इसमें भी कहाँ करेंगे, कहाँ नहीं कर पाएंगे। तो आपने अगर किसी से उधार लिया हुआ है तो ब्याज का भुगतान तो करना पड़ेगा, ठीक है। आप अनुदान को नियंत्रित कर सकते हैं। वैकेंसी मत निकालिए तो सरकारी कर्मचारी आपको नियुक्त नहीं करना पड़ेगा, तो आपको वेतन पे भी आप कटौती कर सकते हैं, तो पेंशन पे अपने आप कटौती हो जाएगी। और सरकार विभिन्न तरीकों में जो सब्सिडी देती है, सब्सिडी को भी आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक। अब ये कुछ चीजों को देखते हैं, थोड़ा पूंजी के विषय में समझ लेते हैं। पूंजी प्राप्ति, पूंजी प्राप्ति में क्या है, सरकार ने यदि कहीं पे ऋण दिया हुआ है तो उस ऋण की वसूली कर ले, ठीक है। या सरकार को खुद यदि ऋण की आवश्यकता हो तो वह ऋण ले सकता है। तो अपने दिए हुए ऋण की वसूली करना तथा खुद को आवश्यकता हो तो ऋण लेना, ये दोनों किसके अंतर्गत आएगा, पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत आएगा। क्लियर। और क्या हो सकता है, सरकारी परिसंपत्ति की बिक्री, ये भी किसके अंतर्गत है, यह भी पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत है। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, अन्य देनदारी, ठीक है। पूंजी व्यय कैसा हो सकता है भाई, देखो ये योजना पर किया गया व्यय है। किस पर किया गया व्यय है, योजना पर। सरकार चाहती है कि वह उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को मिलाकर एक धार्मिक क्षेत्र का निर्माण करे, तो ये पूंजी व्यय होगा। बात समझ रही है, सरकार एक्सप्रेसवे बनाना चाहती है तो ये पूंजी व्यय है। क्लियर। अब आइए एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट समझते हैं। पूंजी व्यय और राजस्व व्यय, दोनों को समझते हैं और इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, पूंजी व्यय और राजस्व व्यय क्या है, दो चीजें हैं। एक को हम कहते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी, वित्तीय उत्तरदायित्व, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है परिसंपत्ति, ठीक है। ध्यान से देखना, जब कभी सरकार की, इसको लिख लेते हैं पब्लिक एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, और इसे क्या लिखते हैं, पब्लिक एसेट, ठीक है। ध्यान से समझो, फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब अगर आप समझना चाहें तो आप समझ लीजिए सरकार का उधार,
और पब्लिक एसेट को क्या समझेंगे? सरकार की संपत्ति। अब ठीक है, अब बात समझ आ जाएगी। अगर सरकार कोई ऐसा व्यय करे, सरकार पैसा खर्च कर रही है, सरकार पैसा खर्च कर रही है और सरकार का पब्लिक एसेट बढ़े, क्या हो? सरकार का पब्लिक एसेट बढ़े या फाइनेंशियल लायबिलिटी घटे, तो ये दोनों प्रकार के जो भी स्थिति होगी उससे हम कहेंगे ये पूंजी व्यय है। क्या है? पूंजी व्यय है। फिर से सुन लीजिए, सरकार यदि पैसा खर्च करे जिससे दो काम हो। पहला काम, या तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो, पब्लिक एसेट बढ़ जाए, या सरकार की फाइनेंशियल लायबिलिटी में कमी हो, मतलब सरकार की उधारी कम हो जाए। तो ये दोनों व्यय क्या कहलाएंगे? ये दोनों व्यय कहलाएंगे पूंजी व्यय। उदाहरण से समझो, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्च किया। कितना खर्च किया? 1000 करोड़। सरकार ने कहा कि इससे हम 400 करोड़ का सड़क बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सड़क बनाएंगे। और अमेरिका से हमने उधार लिया हुआ है 600 करोड़ उधार चुकता करेंगे। तो देखो यहां पे क्या हुआ, सरकार ने सड़क का निर्माण किया, तो सड़क सरकार की संपत्ति है, तो इस 1000 करोड़ से सरकार की संपत्ति बढ़ी कि घटी? बढ़ गई। तो ये 400 करोड़ क्या हुआ? ये पूंजी व्यय हुआ। ठीक है, सरकार के ऊपर कुछ उधारी थी, सरकार ने 600 करोड़ चुकता कर दिया, तो सरकार की उधारी घटी कि बढ़ी? घट गई। तो ये क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी का घटना। मान लो सरकार के ऊपर 3000 करोड़ की उधारी होती और 600 करोड़ इन्होंने चुकता कर दिया, तो अब उधारी कितनी है? केवल 2400 करोड़ की। तो उधारी कम हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल कम हुई। उधारी कम हुआ मतलब ये सरकार ने पूंजी व्यय किया। बात समझ आ रही है? फिर से सुन लीजिए, सरकार यदि कोई ऐसा व्यय करे जिससे दो चीजें हो, या तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो या तो सरकार की उधारी में कमी हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये पूंजी व्यय है। इसी का ठीक उल्टा उसको समझिए, सरकार कोई ऐसा व्यय करे जिससे न तो सरकार की उधारी कम हो, न तो उधारी कम हो, या न ही सरकार की संपत्ति बढ़े। हमारी बात समझ? सरकार अगर कोई ऐसा पैसा खर्च करे जिससे सरकार की उधारी भी कम नहीं हो रही है और सरकार की संपत्ति भी नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे व्यय को हम कहते हैं राजस्व व्यय। मतलब सरकार ने बेरोजगारी भत्ता बांट दिया। कितना बांटा? 5000 करोड़। कितना बांटा? 5000 करोड़। इस 5000 करोड़ रुपए को बेरोजगारों में भत्ता के रूप में बांट दिया गया। तो क्या विदेश से या अपने देश के अंदर बाजार से लिया हुआ कर्जा, क्या सरकार का कर्जा कम हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या सरकार की संपत्ति बढ़ी? बिल्कुल नहीं बढ़ी।
क्योंकि इस पैसे के प्रयोग से ये दोनों काम नहीं हुआ, ना तो सरकार का उधारी कम हुआ, ना तो सरकार की संपत्ति बढ़ी। तो ऐसे व्यय को हम क्या कहेंगे? राजस्व व्यय। क्या कहेंगे? राजस्व व्यय। सरकार वृद्धा पेंशन दे रही है, सरकार दिव्यांग पेंशन दे रही है, सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन दे रही है। तो सरकार जो इस प्रकार के खर्चे कर रही है, क्या इससे सरकार की उधारी कम हो रही है? नहीं। क्या सरकार की संपत्ति बढ़ी? नहीं। तो ऐसे खर्चे को क्या कहेंगे? राजस्व व्यय। अब आप बताइए कि पूंजी व्यय ज्यादा अच्छा लग रहा है कि राजस्व व्यय? पूंजी व्यय क्या था? ऐसा व्यय जिसमें सरकार की संपत्ति बढ़े या सरकार के ऊपर उधार कम हो। राजस्व व्यय क्या है? वह व्यय जिससे ना तो उधारी ही कम हो रही है और ना तो सरकार की संपत्ति बढ़ रही है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि सरकार के लिए क्या बेहतर है, सरकार को पूंजी व्यय करना चाहिए कि राजस्व व्यय करना चाहिए। आपका जो भी उत्तर होगा आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसको देखेंगे और ये वास्तव में क्या अच्छा है इस पर हम कल चर्चा करेंगे। नमस्कार।